हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईकिटा। तो आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 6 फॉर इकोनॉमिक क्रैश कोर्स। ऑलराइट, सो वी वर इन पिलर 1A, B। ऑलराइट, सो इससे पहले कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपने पिछले वीडियोस के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ ओएमओज, जो इनको सिंपली बोला जाता है, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं रेपो और एक होता है आउटराइट ओएमओ। रेपो ओएमओ जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसमें क्या होता है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है या फिर बेचती है और बदले में उसको फिर बाद में क्या कहते हैं, उसको रीपर्चेज कर लेती है। मतलब रेपो का मतलब क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। सो रीपर्चेज एग्रीमेंट में क्या होता है, पहले खरीदती है, बेचती है, बाद में उसको रीपर्चेज करती है एट अ हायर वैल्यू ऑटोमेटिकली। तो उसी कारण जो रेपो होता है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस का मार्जिन बन जाता है। तो सेकंड टाइप इज आउटराइट ओएमओ। आउटराइट में क्या होता है, आरबीआई बाई सेल तो करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, बट वापस खरीदने का कोई प्रॉमिस नहीं होता है, मतलब रीपर्चेज का कोई एग्रीमेट नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड एज आउटराइट ओएमओ। और जब हम बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं तो मेन ओएमओ जो होता है वो यही होता है, आउटराइट ओएमओ ही मेन ओएमओ होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इन्फ्लेशन से डील करना होगा आरबीआई को, वो हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने पे वो पैसा लेती है। पैसा लेती है तो क्या करती है, मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को हटा लेती है। सिमिलरली अगर डिफ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, मार्केट में पैसा कम है। तो अगर मार्केट में पैसा कम है तो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई करके बदले में मार्केट को पैसा दे देगी, मतलब मार्केट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सेकंड बोलता है कि आरबीआई जब बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो क्या होगा, देखो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी तो बदले में पैसा देगी तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, और आरबीआई जब सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जब बेचेगी तो बदले में पैसा लेगी, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है तो बदले में पैसा लेगी, तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी मार्केट से। नेक्स्ट कम्स मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या बोलता है, देखो आरबीआई क्या करती है, एक स्पेशल टाइप के जो ओएमओज है उसको बेचती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, इन सबको बेचती है। एम क्या होता है, एम होता है मनी को सक आउट करना, मतलब मार्केट से पैसा निकालना। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन का कोई भी कॉज आएगा, जब भी इन्फ्लेशन आएगा, मतलब जब भी मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तब तक हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की तरफ जाते हैं और आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके पैसा निकाल लेती है मार्केट से। नेक्स्ट इज स्टेरलाइजेशन करना, मतलब स्टेरलाइज करना। स्टेरलाइज करने का मतलब क्या होता है, फॉरेक्स स्वैप करना। सिंपल वर्ड्स में समझिए कि अगर किसी दूसरी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है, अगर वो भारत में आकर वो इंडियन करेंसी को वॉलेटाइल कर दे, तो इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट को बचाने के लिए, संभालने के लिए जो आरबीआई अलग अलग टाइप की चीज़ें करती है, उसको कहते हैं स्टेरलाइजेशन करना या फिर फॉरेक्स स्वैप करना। ठीक है, देन कम्स ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट को अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपको बस इतना समझना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ओएमओ, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का टाइप है। मूविंग है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, सिंपल एक पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि भाई इसने मेरे से 100 रुपये लिए हैं और बदले में बाद में ये रीपर्चेज कर लेगा 108 रुपये पे। तो ये जो 8 रुपये है ये प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, इसी को सिक्योरिटी कहते हैं। तो अगर मैं टेक्निकल शब्दों में समझाऊँ तो एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो भी होल्डर होता है वो जब भी वो सिक्योरिटी वापस करेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऑब्वियसली ना, एक मेच्योरिटी के बाद। दैट इज़ सिक्योरिटी। नाउ गवर्नमेंट अगर शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज़ को इशू करे, अगर लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम, तो उसको देखो ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकता है या फिर कैश मैनेजमेंट बिल्स वगैरह इशू कर सकता है। देखो ध्यान रखना, गवर्नमेंट के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स या फिर कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये सब चीज़ें क्या है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं। साथ ही साथ लो इंटरेस्ट रेट होता है इन पर। क्यों, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत कम होता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ऑब्वियसली तो उन पर रिस्क नहीं है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट कि किस तरीके से सिक्योरिटीज़ वगैरह बेची या खरीदी जा रही है। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड, कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ अगर वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ वगैरह बेचती हैं या फिर खरीदती हैं या फिर इशू करती हैं, उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर उसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स, या फिर उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट्स। ध्यान रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सब कॉर्पोरेट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती है। ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट रेट नॉर्मली हाई मिलता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर रिस्क ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा रिस्क होता है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब देखो गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म हमने देख लिया, ट्रेजरी बिल्स या फिर कैश मैनेजमेंट बिल्स। गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है उसको बोलते हैं या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर सॉवरेन बॉन्ड्स, जो ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा होती है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम। और सिमिलरली कॉर्पोरेट के शॉर्ट टर्म हमने देख लिए थे, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स, प्रॉमिसरी नोट्स। सिमिलरली कॉर्पोरेट के जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स, जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए वो लोग इशू कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके बारे में आगे नेक्स्ट पिलर्स के अंदर हम और भी ज़्यादा इसको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम का, RDS। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, देखो अभी तक क्या होता था, आरबीआई जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह इशू करता था, इसको खरीदने के लिए कोई बैंक वगैरह जो था वही उसको परचेज कर पाती थी। बट आरबीआई ने 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत ये बोला गया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, मतलब मैं और आप जो हैं, हम भी डायरेक्टली गवर्नमेंट से या फिर आरबीआई से ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। बट उसके लिए पहले हमें आरबीआई के अंदर एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ड यानी कि RDG नाम का एक अकाउंट ओपन करना होगा।
ठीक है। और उसके बाद हम जो आरबीआई का प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जाकर के हम सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आरबीआई इसको डायरेक्टली कर रहा है तो कोई भी फीस नहीं लेगा और कोई भी इंटरमीडिएट से खतरा नहीं है इसमें, ठीक है। सो आरडीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी जा चुका है, सो अगेन ये रिपीट हो सकता है। मूविंग है, कौन कौन से फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट क्या क्या होंगे। कॉर्पोरेट मतलब जैसे मान लो मुकेश अंबानी अगर कोई गवर्नमेंट या फिर मान लो मुकेश अंबानी को सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो एक्जैक्टली कितना इंटरेस्ट वो ऑफर करेंगे, वो कौन कौन सी चीज़ों पर मतलब डिपेंड करेगा, फैक्टर्स क्या क्या है। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने क्या रेटिंग दे रखी है उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस चीज़ पर डिपेंडेंट है। जितनी कम रेटिंग होगी उतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा उनको ऑब्वियसली। अगर अच्छी रेटिंग होगी तो उनका कम इंटरेस्ट रेट पे भी काम चल जाएगा। सेकंड इज इन्फ्लेशन। देखो जो भी इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करेंगे दैट शुड बी मोर देन द परसेंटेज इन्फ्लेशन इन द कंट्री, मतलब जितना इन्फ्लेशन का परसेंटेज अभी उस पर टाइम में कंट्री में रहेगा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना चाहिए ताकि जो खरीद रहा है उसको बेनिफिट होना चाहिए एंड ऑफ द डे। थर्ड कम्स बैंक जो है वो अपना डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं। देखो जो भी बैंक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को, तभी जाकर के लोग उनके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं या फिर जो शेयर्स वगैरह उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। देन कम्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड कितना चल रहा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड से भी ज़्यादा उनको ऑफर करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, तभी जाकर के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पर मार्केट के अंदर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मूविंग अहेड अब हम बात करते हैं बॉन्ड यील्ड के बारे में। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, देखो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे कहते हैं बॉन्ड यील्ड, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। देखो बॉन्ड का कॉस्ट प्राइस जितना ज़्यादा होगा ना बॉन्ड यील्ड उतनी कम होगी। सिंपल शब्दों में समझो, मान लो कि अगर कोई बॉन्ड अपने 100 रुपये का खरीदा है और बाद में वो 108 रुपये का बिकने वाला है, मतलब 108 रुपये में आपसे वापस रीपरचेज किया जाएगा, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 रुपये का। अब मान लो वही 108 रुपये जो आपको मिलने वाले हैं, बट वही बॉन्ड अगर आपको 90 रुपये में मिल गया तो आपको प्रॉफिट अब 18 रुपये का हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, मतलब जितने कम रुपये में आप खरीदोगे बॉन्ड, जितना आपका कॉस्ट प्राइस जितना कम होगा ना उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। या फिर इसका इन्वर्स ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड यील्ड उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। सो बॉन्ड यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नाउ अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, अब देखो बॉन्ड की अगर अब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गया तो प्राइस बढ़ने से बॉन्ड यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो अगर इकोनॉमी में बूम आता है, इकोनॉमी मतलब अगर तेज़ी से ग्रो करती है तो क्या होगा, बहुत सारे लोग अपने अपने बॉन्ड को बेच देंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे, अनलॉक कर लेंगे, सो दैट वो बाकी बेटर जगह पर इन्वेस्ट कर सके, राइट, बिकॉज इकोनॉमी में बूम चल रहा है। अब देखो अगर बहुत सारे लोगों ने अपने गवर्नमेंट अपने इसको बेच दिया है, मतलब जो उनके पास जो बॉन्ड्स वगैरह है उसको बेच दिया, तो क्या होगा, बॉन्ड की इंटरेस्ट जो ओवरऑल जो बॉन्ड का जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज सब बेच रहे हैं उसको, राइट, कोई खरीद नहीं रहा है, सब बेच रहे हैं। तो अगर ज़्यादा लोग इसको बेच रहे हैं तो क्या होगा, उसकी ओवरऑल जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गई, रिड्यूस होने से उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसका जो यील्ड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, प्राइस कम हो गया इसलिए उसका यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स अगर रिसेशन आता है, रिसेशन मतलब अगर मंदी आती है कंट्री के अंदर कभी भी, तो उसमें क्या होगा, देखो जब ये मंदी आएगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो बॉन्ड में हमेशा एक फिक्स रिटर्न मिलता है। रिसेशन का सीधा सा मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो रिटर्न वगैरह है वो चेंज हो जाए, लेकिन अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सिक्योरिटी फिक्स होता है। मतलब अगर फिक्स्ड है कि अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है तो कल को आपको 108 रुपये में बिक जाएगा, मतलब 8 रुपये का प्रॉफिट फिक्स्ड होता है यहाँ पर। तो भले ही आपकी मार्केट नीचे जा रही है बट स्टिल आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे रिसेशन के टाइम में। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो आई होप बॉन्ड के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे हमने प्रॉपर्ली समझ लिए। ना पीछे हमने देखा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक स्पेशल टाइप होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट वो देखते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। देखो ऑपरेशन ट्विस्ट का सीधा सा मतलब ये है कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जितने भी प्राइवेट कंपनीज होती है उसको बैंक वगैरह ज़्यादा लोन नहीं देती है। क्यों, बिकॉज ऑफ एनपीए प्रॉब्लम, राइट, कि कल को अगर उसने लोन वापस नहीं किया तो एनपीए बन सकता है वो। नाउ आरबीआई ने देखा कि प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोन लेने में, जिसके कारण प्राइवेट कंपनीज कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस अपना सेटअप नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ऑब्वियसली इंडिया की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो आरबीआई ने बोला कि हम प्राइवेट कंपनीज की हेल्प करेंगे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने के लिए, या फिर बेटर ये होगा कि अगर कोई भी बॉन्ड्स वगैरह वो कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह इशू कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कर देंगे कि लोग जाकर उसके बॉन्ड को खरीदें। तो आरबीआई ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थे लॉन्ग टर्म वाले उसको खरीदने स्टार्ट कर दिया, राइट। अब देखो अगर आरबीआई बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ती क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ गया तो बॉन्ड यील्ड जो है वो रिड्यूस हो गया। मतलब अब अगर कोई पर्सन बॉन्ड यील्ड में मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको कम पैसा मिल रहा है, कम प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब क्या करेगा वो, उसको कम प्रॉफिट को हटने के लिए वो बेसिकली कहीं और जाएगा जहाँ उसको बेटर प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो वो जाकर के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा।
अब देखो जो प्राइवेट कंपनी है वो बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसे टाइम में चीपर रेट पे इशू करेगी, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे इशू करेगी, जिससे कि उस कंपनी को भी फायदा हो जाएगा और जो भी पर्टिकुलर पर्सन, जो इंडिविजुअल जो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को खरीद रहा है उसको भी ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर बॉन्ड डील से बेटर फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, गवर्नमेंट भी यहाँ पर चीपर बोरोइंग कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट भी चाहे तो यहाँ पर मार्केट से पैसा उठा सकती है कम इंटरेस्ट रेट पे ऑब्वियसली, राइट। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऑपरेशन टू इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये ओवरऑल जो बॉन्ड यील्ड वगैरह चल रहा है, गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड चल रही है, उसका जो यील्ड है उसको रिड्यूस कर देता है, सो दैट लोग जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाकर इन्वेस्ट कर सकें। 1961 में पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट यूएसए में मतलब देखी गई थी। 2019 में आरबीआई ने भी इसको किया, बट आरबीआई ने इसको नाम क्या दिया, स्पेशल ओएमओ। आरबीआई ने इसको ऑपरेशन ट्विस्ट नहीं बोला, अगर आरबीआई ने इसको सिंपली बोला कि एक टाइप का स्पेशल टाइप का ओएमओ, यानी कि स्पेशल टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मूविंग हेड, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे ऑपरेशन ट्विस्ट के, तो पहली चीज़ थी कि कंपनीज़ के लिए और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए ही बोरोइंग को चीपर बनाना, ठीक है, सस्ता करना, ताकि लोग जाकर उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदें। सेकंड, इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए नहीं था, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं था कि इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट लेकर आया था, नहीं। ऑलराइट, मूविंग हेड, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है जीसैप का। जीसैप मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। नाम से देखो क्या मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्वायर कर रहा है। तो कौन एक्वायर करता है, नॉर्मल केसेस में जब भी ओएमओ होती है तो आरबीआई एक्वायर करता है, आरबीआई खरीदता है, बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। सिंपल समझिए, देखो जब भी आरबीआई खरीदता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है कि आरबीआई का जब मन करे तब वो खरीद सकता है, सिंपली वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा और जिसको इसको बेचना है वो जाकर बेचेगा और आरबीआई उसको खरीद लेगा, पहली चीज़ तो। और सेकंड होता है अगर एक फिक्स टाइम टेबल हो, मतलब एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाए कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को, मतलब इस पर्टिकुलर साल में इस पर्टिकुलर डेट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब खरीदूंगा, तो अगर टाइम टेबल फिक्स हो जाता है तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स पहले से ही रेडी रहते हैं। इसी कंसेप्ट को जीसैप बोला जाता है, जहाँ पर आरबीआई पहले से एक टाइम टेबल दे देता है कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाला हूँ। इसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम कहते हैं, जो आरबीआई करती है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम टेबल पर। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो जीसैप क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, ये एक फिक्स टाइम टेबल पे अगर हो तो उसे जीसैप कहते हैं, और फिक्स टाइम टेबल पे ना हो तो उसको सिंपली ओएमओ कहते हैं, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ऑलराइट, अब देखो अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा अपने रेपो रेट को डिक्रीज़ कर दे तो, रेपो रेट हमने ऑलरेडी देख लिया है, रेपो रेट मतलब जिस पर्टिकुलर रेट पे बैंक इंटरेस्ट रेट ले सकती है। तो अगर रेपो रेट कम कर देगा तो क्या होगा, पहली चीज़ तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्यों, रेपो कम करने से क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, मतलब बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे। ज़्यादा लोन देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर। सेकंड देखते हैं, बोल रहे हैं कि अगर वंस अगेन आरबीआई अगर डिक्रीज़ कर देता है रेपो रेट को बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, वंस अगेन वही चीज़ हो जाएगी कि डिक्रीज़ हो जाएगा डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में। बिकॉज देखो बैंक भी अपना डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। क्यों, बिकॉज देखो बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बैंक के पास अब फंड ज़्यादा है तो उनको लोन में घुमाना है, बट ज़्यादा लोग लोन ले नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगा। अब अगर कम इंटरेस्ट पे लोन देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर लोन ले लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरबीआई को बहुत ज़्यादा रेपो रेट को रिड्यूस नहीं करना होता है, अगर ज़्यादा रिड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशन आ सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब देखो क्या जीसैप कहने से ओएमओ बंद हो गया, द आंसर इज नो। आरबीआई कभी भी चाहे तो ओएमओ को भी इस्तेमाल कर सकती है और जीसैप को भी इस्तेमाल कर सकती है एज पर इट्स डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो अभी तक हम जितने भी हम देख रहे थे सबके सब क्वांटिटेटिव टूल्स थे। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो क्वांटिटेटिव होता है वो एंटायर इकॉनमी को इफेक्ट करता है। जैसे देखो अगर रेपो रेट चेंज हो गया, फिर रिवर्स रेपो चेंज हो गया, जीसैप अगर चेंज हुआ, ये सब चीज़ें पूरी इकॉनमी को इफेक्ट करती हैं, और ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही यहाँ पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव टूल्स तो हमने देख लिया, हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं। ऑलराइट, पहला होता है मॉरल सुएशन। सिंपली क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो परसुएड करते हैं अलग अलग टाइप के बैंक्स को या फिर गवर्नमेंट को, वो बोलते हैं अलग अलग टाइप के काम करने के लिए। मतलब अगर बातचीत करके परसुएड करने की कोशिश करें तो उसको कहेंगे क्या, मॉरल सुएशन। सेकंड होता है डायरेक्ट एक्शन, जहाँ पर आरबीआई जो डायरेक्टली पनिश कर सकता है अगर कोई बैंक या नॉन बैंक उसकी बात ना माने तो। ठीक है, अब देखो इसकी पावर उसको कहाँ से मिलती है, आरबीआई को कहाँ से पावर मिलती है, तो आरबीआई एक्ट से मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से मिलती है, फेमा एक्ट से मिलती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से मिलती है, राइट, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से मिलती है। तो अलग अलग टाइप के एक्ट से इनको अलग अलग टाइप की पावर्स मिलती है कि कैसे कैसे जाकर के बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसको किस टाइप के एक्शंस ले सकता है, कैसे पनिशमेंट्स दे सकता है आरबीआई, ये सब चीज़ें वहाँ पर बोली जाती है। ऑलराइट, मूविंग है, एक कंसेप्ट आया था क्लॉबैक प्रोविजन का। क्लॉबैक का मतलब क्या होता है, आरबीआई ने स्टार्ट किया 2019 के अंदर, जहाँ पे आरबीआई ने ये बोला कि अगर मान लो किसी बैंक का सीईओ जो है अगर कोई भी घपला वगैरह करता है, कोई भी स्कैम या फ्रॉड करता है, तो अगर वो स्कैम या फ्रॉड पकड़ा जाता है तो उस पर्टिकुलर जो सीईओ है उससे ना ही सिर्फ उस स्कैम का पैसा सारा निकलवाया जाएगा, बट साथ ही साथ जो उसकी प्रीवियस सैलरीज है, पुरानी सैलरी जो उसको मिली है ना, वो सारी की सारी सैलरी भी उससे बाहर निकाल ली जाएगी। तो दिस वॉज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, जो आरबीआई ने लिया था रिसेंटली।
नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटेटिव में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर जिसको लोन टू वैल्यू रेशियो बोलते हैं। लोन टू वैल्यू का मतलब क्या है, देखो अगर आप कोई चीज़ कोलेटरल में डालते हो यानी कि गिरवी डालते हो तो उसका जो भी वैल्यू है उसके बदले में कुछ परसेंटेज आपको लोन मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर इसको कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। फॉर एग्जाम्पल देखो सिंपल वर्ड्स में मान लो कि अगर कोई गोल्ड देता है अगर तो मान लो गोल्ड 10 ग्राम्स का है, लेट्स से उसकी टोटल कीमत 10,000 रुपये है, ठीक है। तो उस 10,000 रुपये के बदले में क्या उसको पूरे 10,000 रुपये का लोन मिल जाएगा? आंसर इज नो। उसको बदले में कितना 8,000 तक का लोन मिल सकता है या फिर जितना भी आरबीआई डिसाइड करेगी उतना लोन मिल सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब कितने वैल्यू के बदले में कितना लोन मिल सकता है। दिस इज डिसाइडेड बाई आरबीआई। ऑलराइट, अब ध्यान रखिएगा बैंक एनबीएफसी जो है वो एक जितना भी परसेंट डिसाइड करेगी बेसिकली आरबीआई, उससे ज़्यादा यहाँ पर लोन नहीं दे सकती है किसी भी कोलेटरल पे। और ये आरबीआई टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है। जैसे गोल्ड लोन की बात करें तो अर्ली 75% था पहले, बट कोविड के बाद क्या किया आरबीआई को लगा कि लोगों को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो उन्होंने इंक्रीज़ करके 90% कर दिया। मतलब कोई अगर अपना सोना गिरवी रखेगा तो उसको 90% तक उसका लोन मिल जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट कम, अच्छा ठीक है, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करें तो ये मतलब ये क्वालिटेटिव कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेक्टर को वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को एक साथ इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो ये कंसेप्ट जो है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, पहले नेगेटिव देखते हैं। देखो हुआ क्या था, यूएसएसआर यानी कि रशिया ने पहले स्टार्ट किया कि सेंट्रल बैंक जो है एक पर्टिकुलर मनी से ज़्यादा किसी को लोन नहीं दे सकता है। मतलब एक नेगेटिव एक प्रेशर लगाया जाता है बैंक के ऊपर कि इससे ज़्यादा लोन नहीं देना है। फिर दूसरा होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को इससे ज़्यादा लोन नहीं देना है। तो ऐसे जो नेगेटिव प्रेशर्स लगाए जाते हैं ना उसको बोलते हैं नेगेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। ऑलराइट, सो यूएसएसआर को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी 1960 में एक क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम लेकर आया। जस्ट रिमेंबर, इंडिया ने इसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं कहा था, अदर इसको इंडिया ने क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम कहा था, जिसमें बैंक ने ये बोला, मतलब आरबीआई ने बेसिकली ये बोला कि कोई भी पर्सन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रहा है तो पहले आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, अब पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव देखो, नेगेटिव हमने यहाँ पे देख लिया, पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में अगेन दो होते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, एक होता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जिसको इंडिया इस्तेमाल करता है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या बोलता है, सिंपली बोलता है कि जब भी रिसेशन का टाइम आता है तो आरबीआई क्या करेगा, ईएमआई या फिर डाउन पेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट का नॉर्म्स है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, उसको रिलैक्स कर देगा। मतलब अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास मान लो कि प्रॉपर अगर पैसा नहीं आ रहा है, बिकॉज रिसेशन का टाइम में क्या होता है, मनी की सप्लाई कम हो जाती है, तो लोग जो है ईएमआई अपना धीरे धीरे चुका सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। और सेकंड होता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। पेसल की अगर हम बात करते हैं, पेसल आरबीआई ने स्टार्ट किया था 1968 के अंदर, जहाँ पर ये बोलता है कि बैंक को कम से कम 40% जो पैसा है अपना लोन में प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। ना प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से आते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहले आते हैं सारे के सारे वीकर सेक्शन, जैसे कि SC ST, वुमेंस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, माइनॉरिटीज़, मैनुअल स्कैवेंजर्स, आर्टिशंस, प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो लोग हैं ये सब मिलकर, ठीक है, ये सब आते हैं वीकर सेक्शन में। सेकंड आते हैं जो गवर्नमेंट नेशनल रूरल या फिर अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर है, जैसे कि मनरेगा वगैरह हो गए, इन सब के अंदर जो है वो लोग भी इसके अंदर आते हैं। थर्ड हो गए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ओवरऑल, मतलब सारे के सारे फार्मर्स इसके अंदर आते हैं। और फोर्थ है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मार्जिनल फार्मर्स इसके अंदर आते हैं। फिफ्थ है माइक्रो एंटरप्राइज वाले, और सिक्स्थ है जो MSME वाले हैं। तो ध्यान रखिए MSME भी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। इसके अलावा जो पर्सन जो हाउसिंग लोन ले रहे हो, जो फूड प्रोसेसिंग लोन्स ले रहे हो, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसके लिए लोन ले रहे हो, राइट, जो स्टूडेंट के लिए लोन ले रहे हैं, जो सोशल इंफ्रा लोन ले रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के लोन ले रहे हैं, इन सबको भी PSL के अंदर लाया जाएगा। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा टोटल PSL 40% देना होता है और जो 60% बाकी है वो सबके लिए होता है। और उसके अंदर फिर से इन वीकर सेक्शन को मिल सकता है, मतलब 40% तो इनको मिलेगा ही, बट बाकी जो 60% मिलता है उनमें भी इसको लोन मिल सकता है, इन सारे लोगों को लोन मिल सकता है। ऑलराइट, PSL जो होता है मिनिमम कोटा होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बैंक जो है अगर NBFC को कोई लोन देता है और NBFC आगे किसी इनमें से किसी को लोन देता है तो वो भी यहाँ पर बैंक के PSL में काउंट हो जाएगा, जैसे मैं बता, ठीक है। नो PSL का नॉर्म जो है बेसिकली NBFC को अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ बैंक को अप्लाई होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, NBFC के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब बैंक की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे उन सबको 40% अपना जो लोन है वो PSL पे देना होगा। जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं जिनके 20 से ज़्यादा ब्रांचेस इंडिया में हैं उनको भी 40% देना होगा। अब RRBs को 75% देना होता है, SFBs को 75% देना होता है, और जो UCBs है यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी 75% देना होता है। अब जो रूरल कोऑपरेटिव्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली इनको तो सारा का सारा पैसा उनको ही देना होता है, एग्रीकल्चर में ही देना होता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई। नाउ लेट्स कवर वन मोर टॉपिक, PSL रिफॉर्म्स वेटेज टू पुअर डिस्ट्रिक्ट। नो आरबीआई ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन ऐसे ही जगह पर जाकर जहाँ पर लो पेनिट्रेशन है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोन नहीं मिलता है, ऐसे गाँव में जाकर के लोन देता है, तो अगर वो कम लोन भी देता है ना तो उसको ज़्यादा माना जाएगा। और अगर कोई ऐसा विलेज है जहाँ पर ज़्यादा लोन ऑलरेडी मिल रहा है, अगर वहाँ पे कोई जाकर लोन दे रहा है तो उसको थोड़ा सा कम माना जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बैंक्स हैं वो वहाँ जाके लोन देंगे जहाँ पर ओवरऑल मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर अभी तक लोन नहीं जा रहा था, वहाँ पर जाकर लोन देंगे, सो दैट उनका PSL का जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है PSL शॉर्टफॉल का।
शॉर्टफॉल देखो क्या होता है, मान लो कोई पर्टिकुलर बैंक है जो अपने पीएसएल की कोटा को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर जितना पैसा वो कंप्लीट नहीं कर पाया है ना, उतना पैसा जहाँ आरबीआई बोलेगी वहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, मतलब जितना पैसा शॉर्टफॉल हो रहा है उतना पैसा उसको डिपॉजिट करना होगा। जैसे कि रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो कि नाबार्ड के अंदर आता है, वहाँ पर जमा करना पड़ सकता है। फिर अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी है, उसके अंदर जमा करना पड़ सकता है। मुद्रा फंड, मतलब जहाँ पर भी बेसिकली आरबीआई बोलेगी ना, वहाँ पर पैसा जमा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। नाउ प्रॉब्लम क्या है, क्या इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इंटरेस्ट तो उनको मिलेगा, और प्रॉब्लम क्या है कि आरबीआई बेसिकली इनका ये पैसा जो है ना वो लो इंटरेस्ट पे लगा देती है और लंबे टाइम के लिए। तो इनको घाटा ये होता है कि इनको लंबे टाइम तक इनका पैसा जो है लॉक हो जाता है और लो इंटरेस्ट रेट पे लॉक हो जाता है। ठीक है, जिसको ये लोग अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि इनका जो पीएसएल का जितना भी नॉर्म्स है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसके अलावा एक कंसेप्ट और है कि पीएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है। मान लो अगर एक पर्टिकुलर बैंक है जिसने अपने पीएसएल से ज़्यादा, जितने पीएसएल 40% उसको करना था उससे ज़्यादा अगर उसने अपना मतलब जो लोन है वो पीएसएल वालों को दिया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग वालों को दिया हुआ है, और अगर दूसरा बैंक है जिसने कम दिया हुआ है, तो जो जिसने कम दिया हुआ है ना वो जाकर के एक सर्टिफिकेट खरीद सकता है ओवर अचीविंग बैंक से। ठीक है, तो बदले में क्या होगा, वो कुछ पैसे देगा और बदले में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका पीएसएल का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। मान लो किसी बैंक को ये पीएसएल के सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर मिलने के बाद भी उसका पीएसएल कोटा कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, तो जितना पैसा कम पड़ता है उसको पीएसएल शॉर्टफॉल के तहत जहां आरबीआई बोलेगी वहाँ पे जमा कराना होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है। कल की मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट दिस 1A2 ऑल्सो, जितनी जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।